जीएस हिंदी की टीम की ओर से आपका स्वागत है। एनवायरनमेंट सीरीज में ये चौथा लेक्चर और पेरिस और मराकेश सीरीज का पहला लेक्चर। मराकेश अभी न्यूज में था जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हुए हैं। इसके लिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है मराकेश में, परंतु मराकेश की डिटेल जानने से पहले हम इसका पूरा बैकग्राउंड पढ़ेंगे। ये क्यों है, कहाँ से आया है और कैसे इसमें प्रोग्रेस हुई है। ये जानना क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी अभी आजकल करंट में जो हो रहा है उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है। आपको मालूम होगा तो एक क्वेश्चन आईएनडीसी पर है जिसे यूपीएससी 2016 में पूछ चुका है, क्योंकि उसमें पेरिस समिट न्यूज में था। इसलिए यूपीएससी इस समय भी मराकेश के बारे में पूछ सकता है, मराकेश के पीछे टर्म्स क्या है। पर मराकेश को पढ़ने से पहले हम मराकेश का पूरा बैकग्राउंड जानेंगे और क्योटो और क्योटो के पहले का बैकग्राउंड भी जानेंगे। आइए पहले देख लेते हैं टाइमलाइन, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड टाइमलाइन है। अगर हम पहले बात करें तो 1972 हमारे पर्यावरण से रिलेटेड संबंधी जितने भी टॉक्स हैं वो वाटरशेड मूवमेंट था, और 1972 से पहले 1968 में पॉपुलेशन ऑफ बम नाम की बुक पब्लिश हुई थी। इस 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, जिसे हम यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट कहते हैं। ये सबसे पहली कॉन्फ्रेंस थी यूएन के द्वारा पर्यावरण पर। इसमें हमारे यहाँ से इंदिरा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने कहा था कि पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पोल्यूटर। और इसी के बाद सदस्य देशों ने अपने यहाँ एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट बनाए, और इसी के बाद हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट बनी। और इसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद यूएनईपी का गठन किया गया। इसी 1972 ईयर में क्लब ऑफ रोम द्वारा एक साइलेंट ऑफ स्प्रिंग बुक बनाई गई थी। उसमें कहा गया था कि अगर हम इसी तरह पृथ्वी का दोहन करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब मानवीय जो सिविलाइजेशन है वो खत्म हो जाएगी। यह क्लब ऑफ रोम कुछ नहीं, माल्थस का जो कंसेप्ट था, माल्थस एक 18th सेंचुरीज में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉपुलेशन पर रिसर्च किया था, और इसी कंसेप्ट को इस साइलेंट ऑफ स्प्रिंग ने रिवाइज किया है। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसे WMO द्वारा आयोजित किया गया था, और लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस 2009 में हुई है। इसके बाद 1983 में ब्रुंडलैंड कमीशन सेटअप किया गया था, जिसकी रिपोर्ट 1987 में आई है। इस रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा रखी गई है। हमारा विकास कैसे हो, उसकी प्रारूप कैसे हो, ये सब कुछ यहाँ लिखा गया है। जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अभी जो डेफिनेशन देख रहे हैं वो इसी आयोग द्वारा दी गई थी। इसके बाद 1988 में आईपीसीसी का गठन हुआ है। आईपीसीसी इसको यूएनईपी और WMO ने बनाया है। उसके बाद 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे अर्थ समिट भी बोलते हैं, वो आयोजित की गई थी। और इस सम्मेलन में 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन साइन हुए थे, CBD, UNFCCC और UNCCD। उसके बाद क्योटो साइन हुआ 1997 में। ये क्योटो आया था ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने के लिए। यह नहीं है कि 1997 में ही सब कुछ फाइनल हो गया था। इसके बाद 2001 में क्योटो के रूल्स फाइनल हुए थे, जिसको हम मोरक्को अकॉर्ड भी बोलते हैं। और इसी मोरक्को अकॉर्ड में आपका एक इम्पोर्टेंट फंड भी बना था, जिसको हम एडप्टेशन फंड भी बोलते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट मोमेंट था आपका 2005, जब क्योटो ऑफिशियली लागू हुआ था। और क्योटो का जो लागू होने का वर्ष था वो था 2008 से 2012, जिसे प्रथम बाध्यता वर्ष कहते हैं। और ये प्रथम बाध्यता वर्ष 2012 में एंड हो रहा था। तो उसके बाद 2013 के बाद क्या हो, इसके लिए एक समिट आयोजित की गई थी दोहा में 2012 में, जिसमें द्वितीय बाध्यता वर्ष की संकल्पना रखी गई थी, जो 2013 से 2020 तक होता। इससे पहले 2010 में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ था, जिसको हम बोलते हैं कांकून समिट। इस कांकून समिट में हरित जलवायु निधि का गठन किया गया था। यह हरित जलवायु निधि $100 बिलियन की होगी और इसे 2020 तक फुलफिल किया जाना है, परंतु यह अभी पूर्ण नहीं हो पाया है। और इसी पर आपको पता होगा कि 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। वो क्वेश्चन बहुत आसान था, यूपीएससी ने कुछ नहीं किया, 100 बिलियन की जगह 1000 बिलियन रख दिया था। अगर वो आपको क्वेश्चन मालूम 100 की जगह अगर आपको 100 मिलियन मालूम होता, वो क्वेश्चन अगर आपको प्रथम 2 स्टेटमेंट नहीं आते हैं तब भी हो जाते। हम इसका क्वेश्चन भी देखेंगे।
उसके बाद 2013 में वार्सा समिट हुई है। इस वार्सा समिट में वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज साइन हुआ है। ये क्या है ये हम आगे देखेंगे। और इसी में REDD प्लस जो है, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन प्लस, यह भी साइन हुआ है। और आपको पता होगा कि 2014-15 में यूपीएससी ने REDD प्लस पे क्वेश्चन पूछा है और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2012 में पूछेगा, परंतु 2013 में न्यूज में था। इससे इसने क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिटेल में अंदर रिसर्च करके पूछा है। इसकी ये क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद 2015 में पेरिस समिट हुई है और इसी पेरिस समिट में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे और इसी पेरिस समिट से यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन भी पूछे हैं 2016 में। आइए अब हम जानते हैं 1992 जिसे हम रियो समिट भी बोलते हैं और यह कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन द्वारा आयोजित की गई थी, जिसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन साइन हुए थे। UNFCCC, यह एक जलवायु परिवर्तन के लिए फ्रेमवर्क है। ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें हमें जलवायु परिवर्तन को कैसे रोकना है उन सिद्धांतों की बात की गई है, परंतु एक्चुअल में हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है यह इसमें नहीं बल्कि क्योटो के तहत बात की गई है। अगर आपने पहले पढ़ा होगा, जैसे हमने ओजोन और वियना कन्वेंशन पढ़े थे, तो आप समझ सकते हो कि वियना कन्वेंशन की तरह ही UNFCCC है। उसके बाद जो साइन हुआ है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये एक जैव विविधता पर अधिवेशन है जिसमें जैव विविधता को बचाने और वहां का हमारा जो नॉलेज है उसको बचाने की बात की गई है। और तीसरा जो सम्मेलन है UNCCD, डेजर्टिफिकेशन पर कन्वेंशन है, जिसके बारे में 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ये तीनों कन्वेंशन बाध्यकारी है और इस तीनों कन्वेंशन के लिए जो पैसा आता है वो भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा आता है। हम सारे फंड जो हैं एक साथ एक अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे। इन 3 के अलावा भी रियो समिट में 3 महत्वपूर्ण काम हुए थे। पहला हुआ था आपको रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, दूसरा हुआ था एजेंडा 21 और तीसरा हुआ था फॉरेस्ट प्रिंसिपल। ये तीनों ही जो डॉक्यूमेंट है बाध्यकारी नहीं है, जैसे आपके तीनों कन्वेंशन बाध्यकारी है। रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो है, इसमें 27 प्रिंसिपल रखे गए हैं हमारे फ्यूचर में, भविष्य में सतत विकास कैसा हो इसके लिए। इसके बाद एजेंडा 21 में है वो है 21st सेंचुरीज में जो भी हमें चुनौतियां आ सकती है हम उनको कैसे निपटें, और इसके लिए एक एक्शन प्लान दिया गया है, परंतु वो सारे एक्शन प्लान वॉलंटरी है, स्वैच्छिक है, किसी भी देश के लिए बाध्यकारी नहीं है। और फॉरेस्ट प्रिंसिपल जो है वो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट वर्ल्ड वाइड उसके लिए दिए गए हैं। हम वनों को कैसे संरक्षित रखें, कैसे उनका प्रिजर्वेशन करें, उसके लिए प्रिंसिपल रखे गए हैं। यह प्रिंसिपल भी नॉन लीगली बाइंडिंग स्टेटमेंट है। बीटी के लिए एक पॉइंट आपको जो याद में रखना है एजेंडा 21 में, इस एजेंडा 21 से रिलेटेड जो बिंदु है उसके लिए एक हमारा एक कन्वेंशन है जो डायरेक्टली इसके प्रिंसिपल्स को कार्यान्वित करता है, वो है आपका UNCCD। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले ये देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन बहुत ही इजी था। ये क्वेश्चन 2013-14 में पूछा गया था क्योंकि 2012 में समिट हुई थी रियो की, इसे रियो +20 बोलते हैं। वहां इसने कंफ्यूज करने के लिए ये लिख दिया था कि ये जो एजेंडा 21 है वो 2002 में आयोजित हुआ था, जबकि ये 1992 में हुआ था। और ये पहला स्टेटमेंट इसका सही है कि यह एक एक्शन प्लान है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा 1992 में एक और कमीशन आया था जिसको कमीशन को बोलते हैं हम कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कमीशन डिफरेंट है ब्रुंडलैंड कमीशन से। ये कमीशन 1992 में रियो समिट में बनाया गया था। इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के द्वारा बनाया गया था, जिसे 2013 में रिप्लेस कर दिया गया है एक हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो जनरल असेंबली के तहत हर 4 साल में मीट करता है और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के तहत भी इसकी मीटिंग होती है। इसके अलावा एक और एनजीओ जो इस समय गठित हुआ था जिसका नाम था ग्रीन क्रॉस इंटरनेशनल। इस ग्रीन क्रॉस इंटरनेशनल की स्थापना मिखिल गोरबचेव ने की थी। यह एक एनजीओ है, यूएन का पार्ट नहीं है। यह भी पर्यावरण से रिलेटेड जितने मुद्दे हैं उस पर काम करता है और स्थानीय तौर पर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करता है। मिखिल गोरबचेव को आप जानते होंगे,
इसको आपने यूएसएसआर के पतन के संदर्भ में पढ़ा होगा। अब आइए हम जानते हैं 3 कन्वेंशन हमें पढ़े थे, UNFCCC, CBD, UNCCD। इस सीरीज में हम UNFCCC उसके आगे का पूरा फ्रेमवर्क जानते हुए पढ़ेंगे। हम CBD और UNCCD को आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। UNFCCC क्या है? जैसे हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि यह एक एग्रीमेंट है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। पर यह एग्रीमेंट क्या है? फ्रेमवर्क है। अगर ये फ्रेमवर्क है तो ये वियना की तरह है, जैसे वियना ओन के लिए कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं रखता, वैसे ही यह ग्रीन हाउस के लिए कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं रखता है। यह बाइंडिंग टारगेट करस्पॉन्डिंग प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल में रखे गए हैं। और आगे की जितनी भी बहुपक्षीय वार्ताएं होगी जलवायु परिवर्तन के लिए, वो इन्हीं के सिद्धांतों के तहत होगी, UNFCCC के सिद्धांतों के तहत ही होगी। और यह एक पेरेंट ट्रीटी है क्योटो प्रोटोकॉल की, और क्योटो प्रोटोकॉल के मेंबर वही हो सकते हैं जिन्होंने UNFCCC को साइन किया है। UNFCCC का मतलब है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बाद हम क्योटो के बारे में पढ़ेंगे, पर यह क्योटो का लेक्चर हमारी सेकंड सीरीज में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।